पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। आप रेलवे स्टेशन पे सोते थे? मैं एक दिन बहुत शायद भूखा था, मुझे याद भी नहीं है बराबर से, मुझे याद इतना है एक लेडी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी टिफ़िन बॉक्स से, तो प्रॉबेबली आई वाज स्टेयरिंग एट द फूड। उसने फिर अपने पति को बुलाया और ऐसे कुछ दिखाया। मैं बहुत खुश हो गया कि नॉट बैड, मुझे शायद खाना मिलेगा। तो वो आदमी आया मेरे पास, आते ही थप्पड़ मारा। तो जैसे बाकी पब्लिक आई और उन्होंने उनको रोका, पूछा क्या किया, तो देन दे आर सेइंग कि ये नज़र लगा रहा है खाने पे, हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। राइट? आप विश्वास करोगे कि ये इंसान है हमारे दुनिया में, ऐसे इंसान एक 15 साल के बच्चे के साथ में जिसने कुछ गलत नहीं किया। पैसे कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ऐसा आज के हमारे गेस्ट बोलते हैं। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं ये डिस्कवर किया है हमने आज के पॉडकास्ट में। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं या रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, वो वहाँ से सो के बहुत सारी हसल करके एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लेते हैं। आज के गेस्ट की ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो रेलवे स्टेशन पे सोते थे, वहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी स्पॉट करी कि वेजिटेबल वेंडर्स के साथ क्या किया जा सकता है और उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। वहाँ से धीरे धीरे पैसे कमा के फिर वो एक अच्छी जॉब में लग गए। फिर उन्होंने जस्ट डायल में बहुत टाइम तक जॉब करी एंड देन ही बिकेम एन एंजल इन्वेस्टर इन कंपनीज लाइक डंजो, और लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खुद के लिए कमा लिए। एंड अब वो खुद का स्टार्टअप करने जा रहे हैं जहाँ पे वो बाकी सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और कैसे एंड क्यों, वो आज के पॉडकास्ट में हम पता करेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रैक्स टू रिचेस, अबाउट इंडियन स्ट्रीट स्मार्टनेस, अबाउट कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं हो, कोई एजुकेशन नहीं हो, कोई बैकग्राउंड नहीं हो, तो तुम ग्राउंड लेवल पे स्किल सीख के भी लाखों करोड़ों कैसे कमा सकते हो। प्लीज़ एन्जॉय टुडेज शो। जब मैं डीमार्ट के सामने भीड़ दिखता था इन द बिगिनिंग, हम लोग बहुत सेल करते थे डीमार्ट पे, एंड उस टाइम बहुत भीड़, नया नया जब डीमार्ट खुला था इंदौर में स्पेसिफिकली, बहुत लंबी लंबी भीड़ लगती। सैटरडे संडे लोग मतलब 20-20 मिनट लाइन में लगे रहते थे कि अंदर जाके घूम के शॉप करके बाहर निकले। एब्सोल्युटली, राइट, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। पैंडेमिक आया अब तो पक्का गया। अभी भी जाता हूँ, अभी भी सैटरडे संडे लाइन लगी रहती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज लोग रहते हैं। लाइक इट्स नॉट गोइंग डाउन। दमानी जी ने एक इंडियन पल्स फॉर स्केल सही पकड़ा एंड ही इज होल्डिंग ऑन टू दैट इन माय ओपिनियन। प्राइस, राइट, गुड क्वालिटी at the lowest price, and that's the only USP that I can think of, which everybody knows. Yeah. But then the way he's executed it, it's mind blowing, right? So you get that right. So Bangalore में ना एक restaurant है called Truffles. Okay. He's got the same success. I know Truffles. Yeah. Even today you get the best of the food, great quality at very low prices, and you can't go wrong with it if you keep your quality high and your prices are low. Any business. पर कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन, अगर मैं क्वालिटी बेटर करूंगा तो प्राइसेस ऊपर होंगी, प्राइसेस ऊपर होगी तो फिर मैं लूज कर जाऊंगा, तो वैल्यू प्रोपोजिशन मेरी मार्केट में आई। इन माय ओपिनियन, देखिए मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन डीमार्ट, बट इन माय ओपिनियन दो चीज़ें और सही हुई हैं। नंबर वन इज दैट ही इज गॉट द रियल एस्टेट गेम राइट। हाँ, रियल एस्टेट गेम वेरी राइट, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ही इज केप्ट हिज ओवरहेड्स वेरी लो, व्हिच is something that the startup ecosystem has not done. The startup ecosystem has gone completely the opposite of that. Most startup, founders who raised money at a very young age, they got carried away. And also to some extent, the VCs did not put checks and measures in place. तो वहाँ पे क्या हो गया कि पैसा इतना है बैंक में कि खर्च करना है। Right, I have heard, मैं नाम नहीं लूँगा, but I have heard some really marquee VCs telling startup founders कि पैसा रख के क्या करना है, ऊपर ले जाओगे, खर्च करो। खर्च कहाँ करो? हाँ, बस acquire customers, hire people was such a scam कि जिस बंदे का 18 लाख का सैलरी है उसको 60 लाख में हायर कर रहे हैं। राइट, टेक में there are instances कि एक बंदा है जिसका 12-15 लाख से आया हुआ है, वो 75-80 लाख तक का पैकेज दिया गया है। सो आप बताओ कि उस बंदे में ऐसा क्या ओवरनाइट चेंज हो गया कि वो 12-15 लाख का बंदा आज 75 लाख का हो गया। राइट, सो देयर हैव बीन मैसिव एरर्स। द स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ नॉट लर्न्ड फ्रॉम मिस्टर दमानी।
ओके जैसे मैं आपको बता रहा था कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी okay is not even the return or the money and stuff like that. For me definition of success is impact on India. अगर आप डंजो का impact देखोगे, what Kabir and Dalbir, you know, the founders of Dunzo, they have done, okay, उसका impact ही अलग है. Hyperlocal को they took it to a different level and they were the, you know, way ahead of anybody else who executed it so well. Okay, and look at the impact on the lives of Indians. Today everybody, it's become like a verb, right? Dunzo कर देंगे, Dunzo it. People have so much confidence today in India कि अच्छा कुछ नहीं तो you know I will get it Dunzoed, आ जाएगा घर पे. That is success for me. ये impact on Bharat and impact of success, success of Bharat is success for you. ये तभी आता है जब your individual needs are being met. Of course. Right? मतलब ये the sense of higher purpose comes later in life. Totally. Right? क्योंकि day one पे तो यही होता है, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे यार भाई मुझे ना पहले मैं मेरे पैसे कमा लूँ, मेरे घर वालों को अच्छी लाइफ दे दूँ, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग. Right? जी. For a lot of people that's success. Right? So what was that point for you? And just let's go back to your story. First is, okay, you know, in your research we got to find out that कि आप रेलवे स्टेशन पे सोते थे. वो क्या स्टोरी थी? My dad passed away when I was 12. My mom was not educated. हमारे पास from the age of 12 to 15 जो भी था सब खत्म हो गया था. Okay. Right? I had a younger sister. I had to get her married. I wasn't sure where life is headed and मुझे क्या करना चाहिए. There was no money for education. 15 साल में. हाँ, absolutely. And which city? कौन सी city था? Bangalore. तो हमारे पास घर नहीं होता था तो I had you know a thought कि यार मैं निकल जाता हूँ यहाँ से. I'll do something. I don't know what it was, a calling from inside or whatever कि यार this is not going to work. I have to do something extraordinary. So I started just wandering till very late in the night one night, and I was passing by the railway station. I saw a lot of people, felt safe. I went and I fell asleep. And that's when I realized कि not a bad place to sleep. सोने को जगह मिल गई. The next 3 months, okay, I would spend a lot of time just wandering, thinking, hungry. There are days together when I have not had food. And I have seen the best and the worst of humanity there. Give me what best example and the worst example. But you have seen, you felt कि ऐसा भी होता है दुनिया में. बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो रेलवे स्टेशन पे कूली होते हैं उनमें से एक था, अनफॉर्चुनेटली इज़ नो लॉन्गर अलाइव. तो वो ही यूज्ड टू सी मी कि एक 15 साल का लड़का है. वो आके पूछता था कि बेटा खाना खाया, एंड आई वुड से हाँ पेट भरा हुआ है. टू मच ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. तो वो बोलता था अच्छा तुम रुको 2 मिनट, मेरी एक मदद कर देना, मेरे पास ना 2 बन और एक चाय बच गया है, मैं फेंकूँ इससे अच्छा तुम खा लो यार, मेरी मदद कर दो. एंड आई वुड बी लाइक I know what he's saying, I know what he's doing, okay, and I would take it. Okay, I am forever indebted to that man. मैंने लिया हुआ है, मैंने खाया हुआ है, and maybe that helped me for the next 1 or 2 days, right? On days when I didn't get food, I have just had water and slept, right? So it is the best of humanity. I mean, books. मेरे से लोग पूछते थे कुछ चाहिए तो I used to say मुझे किताब दे दो मैं पढ़ लूँगा. No subject, nothing, कुछ भी किताब दे दो. तो I have read books on space, on science, on economics. कुछ समझ में नहीं आता था, जितना समझता था समझ लेता था, right? That's how it was. So that was the best of humanity. The worst of humanity was, so I have shared this story many a times, कि मैं एक दिन बहुत शायद भूखा था, मुझे याद भी नहीं है बराबर से. मुझे याद इतना है कि मैं ऐसे एक लेडी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी टिफ़िन बॉक्स से, छोटा बच्चा था उसका. तो प्रॉबेबली आई वाज स्टेयरिंग एट द फूड. हो सकता है कि मैं उसके खाने को स्टेयर कर रहा था. तो उसने फिर अपने पति को बुलाया और ऐसे कुछ दिखाया. मैं बहुत खुश हो गया कि नॉट बैड, मुझे शायद खाना मिलेगा. तो वो आदमी आया मेरे पास, आते ही थप्पड़ मारा. फिर उसके साथ उसको देख के उसके 2-3 और साथी थे, दे केम, दे ऑल स्टार्टेड हिटिंग मी.
मैं 15 साल का लड़का, मैं क्यों मार खा रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है। एंड मैं सिर्फ रोते रोते उनसे यही पूछा था कि क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया। तो जैसे बाकी पब्लिक आई और उन्होंने उनको रोका, पूछा क्या किया, तो देन दे आर सेइंग कि ये नज़र लगा रहा है खाने की, हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। राइट आप विश्वास करोगे कि ये इंसान है हमारे दुनिया में, ऐसे इंसान एक 15 साल के बच्चे के साथ में जिसने कुछ गलत नहीं किया हो। मेरे लाइफ का पहला चेंजिंग पॉइंट था ये, क्योंकि उस दिन रात को मैं बहुत रोया था कि ये मेरे साथ क्यों। लेकिन उस दिन एक चीज़ और हुई, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन कुछ बनूंगा। कैसे बनूंगा आई डोंट नो, कब बनूंगा आई डोंट नो, क्या करूंगा आई डोंट नो, लेकिन इतना अंदर से गुस्सा था कि मैं एक दिन बनूंगा कुछ। बट आई विल ऑल्सो नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू गेट देयर, राइट, इट विल टेक लॉन्ग बट इट्स ओके। दैट वॉज अ चेंजिंग पॉइंट। सो द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, राइट। सो there are so many things in life that have happened कि राज, they change you in that moment. कभी कभी चेंज होने के लिए ना दिन महीने साल नहीं लगते हैं, हार्ट बीट लगती है, एक हार्ट बीट में चेंज हो जाता है, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ दोस। सो फिर रेलवे स्टेशन से यू जॉइन जस्ट डायल? ना जस्ट डायल तो बहुत साल के बाद। ओके, पहले यू जॉइन व्हाट? नहीं, रेलवे स्टेशन पे ही मेरा सबसे पहला बिजनेस शुरू हुआ था। ओके, मैं बिजनेस, नो जॉब, डायरेक्ट बिजनेस ऑन रेलवे स्टेशन, बताओ। सो रेलवे स्टेशन पे मैं जब रात को, ऑब्वियसली हर दिन नींद नहीं आती, तो मैं सुबह 3-4 बजे रोज़ देखता था कि एक आदमी आता था और वो आके वहाँ पे एक जगह पे खड़ा होता था स्टेप्स पे, और उसके सामने लाइन लगी होती थी 30-40 लोगों की, वो सबको पैसे बांटता था, राइट। और मैं सोचता था कितना रईस आदमी है, रोज़ पैसे बांट रहा है। It took me a few days to understand कि he was a financer. Okay. He was Sindhi financer. Right? वो सुबह पैसे देता था और ये लोग जो पैसे ले रहे थे वो दोपहर में 3-4 बजे आके वापस उसको पैसे लौटाते थे। मैं इतना देखता था। तो I got very curious कि ये क्या है। I slowly befriended him और उससे मैंने पूछा कि क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं इनको रोज़ सुबह पैसे देता हूँ और ये दोपहर तक पैसे से कमा के मुझे वापस करते हैं। Okay. तो मैंने पूछा कि कितना वापस करते हैं, तो बोलता है कि अगर किसी ने 500 रुपये लिए तो दोपहर में 550 रुपये वापस करते हैं। 10%, 10% फॉर अ डे। उस ज़माने में मुझे समझ में नहीं आता था ये 10% क्या होता है ऑनेस्टली। तो मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग इन माई माइंड कि ये तो अच्छा धंधा है। 500 रुपये दो, 550 आएंगे, 550 आ गए दिन में, बट मेरे पास 500 देने का ही नहीं है। तो देन आई आस्क्ड हिम कि ये रोज़ सुबह जो उठ के आप आते हो, मैं तो इधर ही सोता हूँ, ट्रस्ट मी, आई लुक फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, आई वॉज स्पीकिंग डिसेंट लैंग्वेज विथ हिम। तो मैं थोड़ा थोड़ा उस पर ट्रस्ट डेवलप किया। मैंने बोला मुझे दिया करो, 3 बजे मत आओ, सुबह मैं बांट दूंगा, दोपहर में आप आके ले लेना। तो ही ट्रस्टेड मी। आई सेड कि मुझे दिन में कुछ पैसे दे देना। सो ही सेड मैं तेरे को 50 रुपया दूंगा। आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज 50 रुपया वॉज लाइक अ ट्रेजर फॉर मी, राइट। मतलब मैं तो इसके लिए कुछ भी करूँगा, ऑनेस्टली। 50 रुपीज़ पर डे आपको मिलेंगे। हाँ, तो उसकी नींद बच गई। सो ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी विद अ लिटिल बिट ऑफ मनी। Slowly it became a little higher, slowly it became a little higher. I also started understanding, because when I was giving the money to these cart vendors, कोई vegetable बेच रहा है, कोई fruit बेच रहा है, तो I started understanding. मेरे ज़िंदगी का सबसे first business lesson came from there, कि velocity क्या होती है। And I'll explain this to you, कि क्या हुआ, मैं देखता था कि ये लोग 12 बजे 12:30 बजे आते हैं वापस और आके पैसे दे देते हैं, और वो बंदा 3-4, मतलब ये लोग आ जाते हैं वहाँ पे, इनका हो गया फर्स्ट राउंड दिन का, वो बंदा 3-4 बजे आके पैसे ले जाता है, राइट। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दीज वेजिटेबल वेंडर्स कि करते क्या हो, किस एरिया में बेचते हो। इन माई माइंड इट वॉज लाइक यार बाकी के 3-4 घंटे में एक और साइकिल क्यों नहीं करते। बट दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर बोरोइंग 500 और 1000 एंड दे वर ऑलमोस्ट मेकिंग डबल ऑफ इट, दो दे वर पेइंग 50 or 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, राइट। सो आई आस्क्ड सम ऑफ दीज गाइज कार्ट वेंडर्स की यार एक काम करते हैं, सेकेंड राउंड मारते हैं और इसमें 50-50 पार्टनरशिप ऑन योर एक्स्ट्रा अर्निंग,
right? So they said, he will take the money back at 3 o'clock. We'll need time till 6. I said that I'll manage with him. So मैंने उसको समझाया कि 6 बजे मैं लाके दे दूंगा घर पे आपको पैसे, आप चिंता मत करो. So I was so eager to get into this because I can earn money. And that is when we started. I had almost at one time 20 carts. Money was given by the financier. The cost of money was still 10%, but I was doing a second cycle. And that second cycle ka 50-50 was? 50-50, right? And the second cycle, they were earning almost the same. Because here I learned something new, I learned that if I match the needs with the product. For example, Bangalore में सदाशिव नगर एक बहुत ही पॉश एरिया है, राजीव स्टेज देयर. वहाँ पे अगर फ्रूट्स बेचेंगे थोड़े महंगे वाले तो भी बिकते हैं. मेरे को उतनी समझ थी, right? So a vegetable vendor who's finished his cart now doing fruits in the second round. So we started making per cart 500-600 rupees of profit per day. 20 carts. Almost like I started earning 4,000-5,000 rupees a day. For a guy who had no food to eat. The first thing I did, got a house for my family. I should have stopped there. Then I got greedy, right? Again, brainless, immature, and I didn't think I did anything wrong because I had enough money to lend these guys my own money now. So I started lending कि ये ले लो, मेरे से ले लो, खुद के पैसे. उसको हटा ही दिया. उसको हटाने की कोशिश कर रहा था ना. So I didn't realize that he's a powerful guy. उसने मुझे रेलवे स्टेशन से हटा दिया. So, but lessons learned, right? कि पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है. और another lesson that I learned, which changed my life, कि पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए. हर कार्ट वेंडर को मैं देखता था, वो ना इंग्लिश बोलता है, ना ढंग के कपड़े पहनता है, ना तो उसको कोई किताब, उससे तुम कोई करंट अफेयर्स पे बात करो, उसको नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसको नहीं पता है, राइट? बट उसको पैसा कमाना आता है, राइट? तो अगर आप कुछ भी करते हो, आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती है, राइट? नो प्रॉब्लम, पैसे कमाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ. दैट्स गुड इनफ, राइट? दैट्स द स्टार्ट. So पैसे कमाना आसान इतना मुश्किल नहीं है. फर्स्ट. सेकेंड वाज पैसे कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है. दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. एंड थर्ड इज कि दूसरे लोगों को पावर देख के पंगे लेने चाहिए. अगर 15 साल के हो तो ये माफ किया जा सकता है. हाँ, राइट. आई वाज जस्ट गोना आस्क, इसने कुछ किया नहीं, कुछ ऐसा हार्डकोर एक्शन? नहीं, कि छोटे थे इसलिए. हाँ, ऑब्वियसली. तो उसका काम हो गया ना. ही ऑल्सो लर्न. सी, उसको मिल गया कि मैं सेकेंड शिफ्ट में से कमा सकता हूँ. तो ही प्रॉबेबली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वाज टू स्कैर्ड टू फाइंड आउट. तो आई मूव्ड ऑन इन लाइफ. उसके बाद मैंने बहुत सारे जॉब्स किए. जैसे मैंने रेस कोर्स में काम किया, घोड़ों को वॉश करने का. फिर मैंने किसी फाइबर ग्लास फैक्ट्री में काम किया. मैंने एक रेस्टोरेंट में स्टूवर्ड का काम किया. ऑल पैसे के लिए जो काम मिलता था मैं वो करता था. सब किया मैंने. सब. मेरा फर्स्ट प्रॉपर जॉब आफ्टर द रेलवे प्लेटफॉर्म वाज दैट ऑफ एन ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय इन बैंगलोर. there's an area called चिकपेट. ठीक है, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी. उस बंदे को ऑफिस बॉय चाहिए था. एंड आई वाज वॉकिंग अराउंड आस्किंग कि मुझे कुछ नौकरी चाहिए. सो ही आस्क्ड मी कितना चाहिए तनख्वाह. आई हैड नो आइडिया. आई सेड मुझे कॉलेज जाना है, मेरा एडमिशन फ़ी 3 महीने में भरना पड़ेगा. ही सेड तू ज्वाइन कर ले, मैं फीस भर दूंगा. आई डिडंट नो व्हाट जॉब आई वाज गेटिंग. कॉलेज की फीस भर रही थी. हाँ. सो ही मेड मी एन ऑफिस बॉय. आई स्टार्टेड ऑफ बाय ओपनिंग द शॉप, मॉपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, सारा जो ऑफिस बॉय का काम होता है वो सब किया. इन हाइंडसाइट I am very happy that I did everything in life. I didn't have an easy life, right? But I'm very happy that I did everything because I wouldn't have been where I am without being where I was. So that was those 5 or 6 years were really tough. Then the way I got into Get It Yellow Pages first. That was the proper job, the first proper job. And मेरा एक दोस्त है, वो जा रहा था अकाउंटेंट के नौकरी के लिए. उसके पास बाइक नहीं थी. बाय देन आई हैड अ बाइक. तो मैं उसको ले जा रहा था. तो उसने बोला कि तू नीचे क्या करेगा, तू भी चल ऊपर.
तो मैं सोचा जाके मैं रिसेप्शन में बैठ जाऊँगा. तो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था. तो देन दैट गर्ल एट द रिसेप्शन सेड, यू हैव नॉट कम फॉर एन इंटरव्यू. मेरा डिग्री है नहीं. शी सेड अप्लाई कर दिया अप्लाई मैंने. तो बंदे ने अंदर बुलाया. मेरे को जॉब का I didn't even think I need a job because I was doing all kinds of odd jobs and I was earning enough. तो वो इंटरव्यूअर जो था, he asked me a question कि can you do the accounting के लिए. I also applied for accounting because my friend was, do you know how to do accounting? And the honest answer is no, I don't understand ये of accounting. तो मैं उसको बोला नहीं सर कुछ नहीं आता है मेरे को accounting. तो he said फिर ये अप्लाई क्यों किया. मैंने उसको सच बताया. मैं बोला देखो सर मैं बाहर बैठा हुआ था ना, तो मेरे को बोला कि अप्लाई कर लो, तो मैंने कर लिया. ही लाइक्ड इट. देन द वे आई वाज टॉकिंग आई थिंक ही लाइक्ड इट. ही सेड तू सेल्स करेगा. मैं बोला पैसे दोगे. कुछ भी करेगा. सो ही सेड सेल्स का जॉब में तू ज्वाइन कर ले. तो मैं बोला ठीक है. फर्स्ट सैलरी 800 रुपीज़ पर मंथ. ओके राइट. दिस इज 1990. तो मैं बोला ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सेल्स ही तो करना है. ये सेट कि तेरे को बाइक का ज़रूरत पड़ेगा. वो मेरे पास था ऑलरेडी बाय दैट टाइम. तो मैंने कर लिया. और 28 दिसंबर का डेट था. मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि 3 दिन न्यू ईयर में डिसाइड करूँगा 3 दिन करके कि करना नहीं करना है. हिस्ट्री 8 साल तक मैंने वहाँ काम किया. ऑल माई फर्स्ट लर्निंग अबाउट सेल्स केम फ्रॉम देयर. I got trained by the Canadians. Bell Canada के साथ में एक collaboration था. I got trained by the best of the Canadian trainers. I got to travel around the world. Okay, to go and I went to Philippines, Singapore, Dubai, etc., etc. And then I learned great processes from there to come back and implement it over here. So I learned so much in that company. Okay, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि everything that I need to know, everything that I know has come from there. In those 8 years. In those 7-8 years, that was the foundation, true foundation. तो ऐसा क्या सेल्स में सीखा जो which you thought कि यार ये सेल्स है क्या. चलो let's break this down. Right. How do you sell something to people? ऐसे क्या समझना चाहिए हमें सेल्स के बारे में कि यार first of all बढ़िया सेल्स पर्सन बन जाए. First of all सेल्स में कभी सेल्स नहीं करना चाहिए. You never sell anything. Okay. You need to understand what your product is and you need to understand the need of the person on the other side. अगर आपने सामने वाले की नीड समझ ली और अपना प्रोडक्ट को वहाँ से एसोसिएट करके उसको बता सको कि ये प्रोडक्ट तेरी नीड को कैसे फुलफिल कर सकता है, तो वो खरीदेगा. मेजॉरिटी सेल्स पीपल मेक अ मिस्टेक कि मैं ना ये बेचता हूँ तो देयर इज लाइक एवरीबडी हैज़ टू बाय इट. इट्स नॉट ट्रू. सो सेल्स इज एन आर्ट. यू डोंट सेल, you actually make the other person buy, right? Depending on what are his needs. So the first thing in sales is you never sell. You uncover needs, right? So first, if your whole conversation is 30 minutes, probably 20 minutes तो आप सामने वाले के साथ में उसकी needs को समझो. You're asking questions. Asking questions. Understand everything. And then in your mind, you're mapping, right? And second thing in sales is you never offer the product straight, right? You've got to make him see what is the product going to do. So for example, how is his life without your product today? And what are his desires, which you've uncovered in the first 20 minutes? उसके desires को आपने समझ लिया, right? और अब आप उसको मैच करो, मैरी करो और उसको दिखाओ कि ये आपके desires हैं, ये मेरा product है, ये दोनों मीट होंगे, तो ये आपका ड्रीम फुलफिल होगा या फिर आपका जो भी काम है वो होगा, right? That is when you are making him buy, right? You never talk about money, right? True. Because if you've done the first part of it correct, money doesn't matter. True. Right? So that according to me is sales. I don't know whether you agree with me. What do you think? I do agree with you actually. तो मेरा एक फॉर्मूला है सेल्स करने का. ओके, आई हैव मेड दिस फॉर्मूला विच इज स्पॉट ऑन. जो आपने बोला वही है. इट्स जस्ट आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स. तो कुछ भी चीज़ सेल करनी है ना दुनिया में, बस ये 3 चीज़ों से हो जाती है. PEU. ओके, सो P इज प्रिपरेशन. राइट, कि तुम प्रिपेयर कर लो खुद को, खुद के प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए. Absolutely. हर चीज़. और तुम प्रिपेयर कर लो कि सामने वाले को, राइट, ठीक है, क्या क्या चाहिए जो तुम्हारे प्रोडक्ट में है. दैट्स प्रिपरेशन. राइट.
ई इज इमोशन. राइट. कोई भी दुनिया में कोई चीज़ इसीलिए खरीदता है, या तो उसको फियर है या तो एस्पिरेशन है. राइट. या तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, या अगर वो ये नहीं लेगा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी. राइट. तो ई इज इमोशन. यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशन. एंड थर्ड इज अर्जेंसी. यू इज अर्जेंसी. कि तुम्हें बताना है कि ये आज चाहिए. राइट. तो यू इज नेवर कि तुम उसको ये नहीं बोलोगे कि अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो. राइट. इट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. किसी ने अगर बोला तुम्हें कि चलो अगली बार ले लेंगे ये, तो तुम उसको हैंडल करोगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार ले लेना, पर आज अगर ऐसे लेते हो तुम, राइट, तो इतनी जल्दी उस पोजीशन में पहुंच जाओगे. आपकी अगर ड्रीम स्टेट है, आपको पहुंचना है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरा सॉफ्टवेयर है और आपके गोल्स हैं जो 3 साल में आपको अचीव करने हैं. राइट. विद दिस सॉफ्टवेयर आप अर्जेंसी क्रिएट करो कि 1 साल में अचीव कर सकता है. राइट. विद दिस सॉफ्टवेयर 9 महीने में अचीव कर सकता है, 8 महीने में अचीव कर सकता है. आई थिंक मेरे लिए फॉर्मूला बस ये कि PEU, preparation, emotion and urgency, and that's how you sell a product. Which you said rightly. It's just I've just broken down with 3 parts. Yeah. I mean, each of us have our own way of selling, so it's very similar. So that is sales. Majority of the salespeople I have seen making a mistake is that they have one size fits all approach. Oh yes, that's so bad. That is a short way to fail. And you said something very nice कि सामने वाले की ड्रीम स्टेट क्या है, उसको वो दिखाओ कि बिना तुम्हारे प्रोडक्ट के क्या है, और विद तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई कॉल इट सेल्समैन सेडक्शन. Nice word. Okay, so as a salesman, you have to seduce the other person and show them in their head, कि if they get you, they're gonna get the orgasm of their life. Correct. Absolutely. That's all you're gonna do. Then the person automatically will try to buy you. Like they'll just want to get to you. Absolutely. That's a salesman seduction. Very well said, Raj. I'm going to borrow this. Okay. So next is I wanted to understand about your Just Dial wala journey. Okay? So Just Dial journey was almost about 13-year journey. From 98 was my first brush with Just Dial. Somebody introduced me to one of the founders, and they were struggling, and I was coming from a high of Yellow Pages. I was very, very successful. I had done Yellow Pages across India, and then traveled across, Asian countries. I knew a lot more. So when I looked at what Just Dial was doing at that stage, they were not new. They were already in the market for some time. So that's when he asked me if I can handle sales for them. So I said yes, but I'm not going to be a salaried person, right? So I have my own office. By then I had built an office in Bangalore, and I have my own office. I'll do it on my own. So he said okay. Then we negotiated कि whatever sales happen, 40% is mine. Okay. And I thought I did a great job in negotiating that 40% of the top line. That's okay. That's really 40% of the overall top line, or 40% of the top line which you get. What I get, yeah. Okay. So when I started selling is when I realized that the pricing at which they are selling, I'm never going to make money. They were selling a 1-year listing at 999 rupees and something called as a lifetime listing at 2,999. Okay. So then when I came in, I tried to figure out, and then I took the price up to 4,999 for a year. Okay. Then 40% was worth it, right? So for the first few months, I had this, arrangement with Just Dial, where I was an external sales vendor, bringing sales and earning my money. What happened to Just Dial? I'm very curious. कि हुआ क्या Just Dial को? क्योंकि एक टाइम पे I remember अमिताभ बच्चन was the brand ambassador, और फिर बहुत ज़्यादा नाम Just Dial ही था. Just Dial हर जगह था. First time I think वो ऐसा कुछ नंबर लेके आया था कि 888 something. जी 8888 right? और बहुत वायरल हुआ था हर जगह. कुछ भी करना है Just Dial, बिजनेस बढ़ाना है Just Dial से, मूवी टिकट्स करनी है Just Dial से. मतलब एक टाइम पे वो सबके लिए सब कुछ थे. Right? हर चीज़. And I remember मैं movie tickets करता था तब. I think I was in college at that time. Okay. So this was 2012-13ish. Okay. जब मैं नया 13 पे तुम उनको कॉल करो, वो सारे आसपास के तुम्हें थिएटर्स के टाइमिंग्स भेज देते थे, तुम ओके करो, और फिर that's how you get to know
दैट वाज द टाइम, और हर कोई यूज कर रहा था. फिर क्या हुआ एकदम, जस्ट डायल कहाँ गया, कहाँ? वाज इट अ सक्सेस, व्हाट इज फेलियर? मतलब ऐसा लगा कि जस्ट डिसअपियर हो गया. Right. अब वो फेलियर होके डिसअपियर हुआ कि सक्सेस होके डिसअपियर, क्या? लाइक आई वांट टू नो दैट. I think Just Dial was one of India's most successful companies. Okay. In the IT services, it was Infosys and Wipro, TCS, and later on Tech Mahindra and stuff like that. In a product company, there was no product company that was successful in India except for Just Dial. Okay. And Just Dial was so impactful, right? Like you said, if you wanted to go to a movie, you called Just Dial. Yeah. Right? If you wanted to go to a restaurant, you would just dial. Car mechanics में जो car ढूंढ के देते थे वो. mechanic, right? कुछ भी. We basically at Just Dial, what you got was everything you needed in your life, right? You had one number for everything. Yeah. So that was Just Dial. In terms of revenues, Just Dial was doing fantastic, right? In terms of employees, Just Dial hired more than 10,000 people at a time. Okay. So the kind of impact that Just Dial created, the small, medium businesses in India, the amount they benefited from Just Dial is insane. It's insane. Discovery मिल गई थी सबको. Exactly, right? So what Just Dial has done for India, I don't think any other company in that era has ever done for it. So was it a success or not? I mean, beyond doubt, it's one of the most successful companies. But फिर financials के साथ क्या हुआ? Like if they were doing so well, they got listed also, I guess. Yes, listed on the stock exchange in 2013 at a market cap of 3,800 odd crores, which was about $500 million, a little over $500 million at that time. Yeah. Dollar was at about 50 rupees. And within about a couple of years, 2015 March, I think the company was trading at about $2.2 billion on the market cap. I mean, that was the market cap of the company. So super successful. क्या हुआ? वही हुआ जो Get It के साथ हुआ था. क्या? वो innovation, not keeping up with the times, in my opinion. और जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, some may agree, some may not agree. It's my personal view. What I'm sharing with you is my personal view. I think two things which Just Dial could have done was most well positioned to do. Okay, there was no room for Zomato. There was no room for Ola. No room for Book My Show. There was no room for Practo. Today, Just Dial would have been all of this put together. Right? But what I see from inside at that time was the classic debate between build versus buy. Okay. This is a classic debate amongst business owners. क्या है build versus buy? Is like, when you have a good tech team, you think I can build anything in the world. Okay. Why should I buy? Why should I buy a company? Okay. Why should I buy 25% or 30% stake in an Ola or a Practo or in those days they were all raising money at valuations that you laugh at. I mean, they were there was no valuation at all. Yeah. Right? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कभी businesses भी होंगे. Absolutely. But the smart thing would have been to do, put that. Buy stake in all of them. They all wanted Just Dial. Okay, because Just Dial had the data. We had the consumers. मैं यही बोलने वाला था कि Just Dial के पास सबसे ज़्यादा डेटा था, रेगुलर यूजर्स थे, डाउज माउज इनके बहुत हाई होंगे, कंज्यूमर्स इनके बहुत सारे थे. Absolutely. एंड एक ट्रस्ट भी था because it at a point I remember at least for 6 to 12 months. Right. सबके लिए सब कुछ Just Dial ही था, तो ट्रस्ट भी था. For a period of almost 7-8 years. I'm telling you, you were very young at that time. I was very young, yeah. For a period of 7-8 years, people swore about it. With that Just Dial ने बोला तो it's पत्थर पे लकीर. Yeah, so in hindsight, you can be smart, right? So in hindsight, I think that what we should have done was, as a company, of course, I was not these things. Yeah, a lot of these things. But the debate internally was, can we not build it? क्योंकि डेटा हमारे पास है, यूजर्स हमारे पास है, खुद बनाते, पैसा हमारे पास है, प्रीमियम भरो, 2 करोड़ में पूरा बन जाएगा सब कुछ.
ओके ऐसे मैंने सुना था. So which can be true for a building team कि वो बिल्डिंग टीम बोलेगी यार प्रोडक्ट ही तो बनाना है, बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है. नहीं राज, यू आर राइट एंड रॉन्ग. देखो ऐसा है कि पैसा और टीम से ज़्यादा ज़रूरी होता है डीएनए. डीएनए, of course DNA is everything in my opinion. Okay, right? What do you mean by that? I mean देखो, what works in a certain decade, okay, will only work in that decade. Now the consumer has changed, okay, but you want to bring in, you know, your experience, which has now become a baggage, into the next decade, and you want to say that, you know, it worked for me then, so the same thing will work for me here, is a myth. Yeah. Okay, and that is the downfall of a lot of companies. What makes me feel sad is that Just Dial could have been all of these businesses put together today that we are all proud of, right? Could have been. One man who did it, and I really appreciate, is Sanjeev Bikchandani. Info-Edge. Yeah. Yes. He did it, right? And I've had the good fortune of talking to him a few times, and I think he got the pulse right. Oh yes. Right. I'll give you one take on Just Dial, and then I'll come to Sanjeev Bikchandani, because I love the man, and I've had a good fortune. I'll tell you my story with Sanjeev Bikchandani. Okay. So I also feel, you know, Just Dial, this is my take. I'm just taking from the hindsight, and right. I'm just, because I'm like a keen observer of this entire business world and startup world. I love analyzing, you know, success patterns around the world. Right. Uske basis पे बोल रहा हूँ. So don't quote me on this. No. It's just opinion. Yeah. You know, जब भी किसी भी वर्ल्ड में कंज्यूमरिज्म आता है किसी भी कंट्री में, ओके, कंज्यूमरिज्म मतलब जहाँ ज़्यादा लोग ब्रांड्स खरीदने लग जाते हैं, जहाँ पे एक कंट्री के मिडिल क्लास के पास पैसे ज़्यादा आने लग जाते हैं, उनकी एफिनिटी और बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. बरोबर. राइट. जब भी वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तब उन लोगों को ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए होते हैं. बरोबर. ठीक है. और जब ऑप्शन ज़्यादा चाहिए होते हैं तो ऑप्शन ज़्यादा दिखते हैं, और जब ज़्यादा ऑप्शन दिखते हैं ना, तब हर चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप स्पेसिफिक जगह पे ही जाते हैं. एब्सोल्युटली. तब आप एक ही जगह से सब नहीं लेना चाहते हो. एब्सोल्युटली. जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तब एक ही डॉक्टर के पास जाते हो. गांव का एक ही डॉक्टर है, वो सब कर देगा. वो लंग्स का भी डॉक्टर है, हार्ट का भी डॉक्टर है, आई का भी डॉक्टर है, वो सारे डॉक्टर है. बरोबर. राइट. बट जैसे आपके पास पैसे आने लग जाते हैं, तो आपका कार्डियोलॉजिस्ट अलग होगा, आपके लिए आई डॉक्टर अलग होगा, आपके लिए ENT स्पेशलिस्ट अलग होगा. आप कभी भी कार्डियोलॉजिस्ट का जाके दिखाओगे नहीं कि भाई मेरा गला खराब है. नहीं. बरोबर है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. जैसे ही कंट्री में पैसा बढ़ता है, तब आप जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन में जाने लगते हो. तभी ये सारी स्पेसिफिक ब्रांड्स और स्पेसिफिक एप्स बनने लगी. एंड आई थिंक दैट्स वेयर कंज्यूमर्स लाइक अस, वी लॉस्ट ट्रस्ट इन जस्ट डायल, एंड वी वर लाइक यार मेरे को डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करना तो प्रैक्टो से करूंगा, मुझे अगर टिकट्स बुक करनी तो बुक माई शो से करूंगा, मुझे खाना बुक करना जोमेटो से करूंगा. एंड ये हर कंट्री में हुआ है. इट्स नॉट जस्ट आवर कंट्री. Of course. It started off in the US. You know, there were such amazing. The Zomato and Swiggy is a copy of exactly Grubhub and which is the other one? You know? DoorDash तो बाद में आया, उससे पहले एक और था. Okay. तो yeah, you are right about it. I completely agree with your analysis. Right. क्योंकि now India is moving to consumerism. Now हमारा देश, हमारी कंट्री ने स्टार्ट करा है ये सब चीजें देखना, जहाँ हम ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और ऑप्शंस के बाद हम स्पेसिफिकेशन पे जा रहे हैं. राइट. सो आई थिंक ये ऑलवेज एक डिबेट भी रहती है. सब लोग बोलते हैं कि मैं क्या बनाऊं, कौन सा बिजनेस करूं. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि बिकम एवरीथिंग फॉर समवन. Become everything for someone instead of something for everyone. Very important. Yeah, I agree. You know, like it's like मतलब जो एक हंग्री कस्टमर है जिसको भूख लगी है, उसके लिए अगर जोमेटो सब कुछ बन गया, डिस्कवरी प्लेटफॉर्म भी, ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म भी, मेंबरशिप प्लेटफॉर्म भी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है. राइट. अगर वो छोटा सबके लिए कुछ होता है, तो प्रोबेबली आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू ट्रस्ट जोमेटो. सो जब भी कंज्यूमरिज्म होता है ना, तो तुमको अगर बिजनेस बनाना है तो ऐसी जगह बिजनेस बनाओ जहाँ पे तुम सब कुछ एक कस्टमर के लिए हो. Get 100% pie of one category instead of 1% pie of every category. Right. That is what I believe. What do you think? No, I to a very large extent agree with you.
To a very, very large extent, I agree. Obviously, with you, 100% true नहीं होगा, but it's just it can't be universal, right? True. Right. Yeah. So, but at the same time, when you spoke about Sanjeev, see, Sanjeev was also in the same boat at that time, at that point, right? Sanjeev also had the same investors. Tiger was investors in both Just Dial and in InfoEdge. So, what you do for the next 10 years can't be the same as what I spoke about this already, right? So you got to be able to play the game. Okay, what is for the future? You can't. So what Sanjeev did right was that he got into Zomato and a whole lot of other businesses. He got into EdTech very early. He got into... where did he get into? I think he had a company called Shiksha.com. Okay. हाँ, so this I was coming to. Yeah. So I feel Sanjeev Bikchandani जिसने बहुत सही चीज़ करी. जी. He got the pulse of India. Correct. इंडिया में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नौकरी बहुत ज़रूरी है, और फिर शादी बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. तीनों प्लेटफॉर्म पे खेल गए. एंड देन ही रियलाइज कि यार जब ये सब हो जाता है तो इंडिया को अब क्या चाहिए. इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद सिक्योरिटी, तो उन्होंने इंश्योरेंस पे भी खेल गए. पॉलिसी बाजार. सो संजीव बिकचंदानी अंडरस्टूड द पल्स ऑफ इंडिया कि इंडिया से ऑब्सेस 3-4 चीज़ों के लिए वहीं पे हर किसी का कंपनी बना दो. No, I think he understood one more thing. This you are right. Okay. The other thing that he understood was that I can't do everything myself. The smart thing that he did is he said, okay, I have the brand, I have the money, okay, I have the knowledge, but I don't want to do everything myself. So he got the right people to lead and he invested. Secondly, he didn't own. I mean, if you look at his holding on the cap tables, I don't think he holds more than 26-28% in any of those companies, right? So the smart thing he did was he made the owners have enough skin in the game to build those businesses. Yeah. Right? So those are all very important things. True. A lot of times investors and strategic investors get carried away कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा brand है, तुम्हारा क्या है, I will own more. Right? So that doesn't work too. When I sit here as a podcaster and I talk to hundreds of business founders, right. Okay, startup founders, right. सबसे बात करता हूँ सब, from the traditional business owners like Harsh Mariwala to the modern day bootstrap startup founders like Nikhil and to someone who's raised absurd amount of capital like Kunal Shah, like सबके startups के. जब मैं इन सब से बात करता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का मेरा एक ओपिनियन बन जाता है हर किसी के ऊपर, क्योंकि ये बिजनेस, इसमें ये एक्स्ट्रा हो सकता है, इसमें ये एक्स्ट्रा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है. कुछ चीज़ें सही हो जाती है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, राइट? एंड एज ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं सारी गलत चीज़ें, अच्छी चीज़ें सारी रखते हैं, यार ये मैंने जो बोला था सही हो गया, राइट? बट व्हेन आई गो बैक टू माई हाउस ऑफ एक्स, और एज हाउस ऑफ एक्स जब मैं एज अ फाउंडर सोचता हूँ, तब ना मैं ब्लॉक हो जाता हूँ. लाइक मेरी दुनिया भर के इंसाइट्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ माई बेबी दैट कि मुझे मेरे बच्चे को सब देना है. इट्स नॉट लाइक मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत ईजी होता है, जैसे बोलते हैं हम स्कूल में बोलते हैं कि बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है तो मैथ्स ही पढ़ाओ ना, क्यों फोकस कर रहे हो साइंस पे, क्यों फोकस कर रहे हो इंग्लिश पे, उसको एक चीज़ में एक्सेल कर दो, राइट? वेरी इजी टू से दैट. बट जब स्टार्टअप में एक चीज़ अच्छी चल रही हो, लाइक अरे यार लेकिन ये भी तो यहाँ से भी तो यहाँ से भी तो यहाँ से, तो एज अ फाउंडर इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाउ डू यू थिंक कि एज अ फाउंडर आप बहुत सिंप्लीफाई करके एक ही चीज़ पे फोकस करना, वो कैसे होता है? सब फाउंडर्स को लगता है कि मैं तो एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूँ, बट वो एक प्रॉब्लम पे नहीं फोकस कर रहे होते हैं, वो एक पूरी एक इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे होते हैं, राइट? और एक इंडस्ट्री में इतने नुआंसेस होते हैं, उसके अंदर 10 बिजनेसेस बन सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो रेजर शार्प फोकस जिसको बोलते हैं, तो हाउ डू यू थिंक वो कैसे अचीव हो सकता है? क्योंकि एज अ फाउंडर इट्स डिफिकल्ट. आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट माय बेबी. You are, and you should be, okay? But while you are looking at it as your baby, you should also look at it from the point of view of the user now. So first and foremost, stop looking at it from a founder's point of view. Okay. Start looking at it from a user's point of view. Okay. And profile your user correctly. And you see if there are 5 different profiles that are using your product, what is it that they want, right? If you're not able to meet their needs, then there's absolutely no point in building that product. And this changes every probably 2 months. Yeah. Right. So, unfortunate truth about technology is that everything is changing. The user is changing. The user's needs are changing. Technology is changing. The money in your bank is changing. Right. So जब सोचते हैं और जब बनने जाता है तब तक में 4 बार चेंज हो जाता है. Absolutely. So इसीलिए I have a belief that first build a cash cow. Okay.
build a cash cow. Let your cash cow be your fallback. Interesting. And then experiment. See, because no great innovation will happen without experimentation. No great innovation will happen without failures. It's great to fail. Okay, I really appreciate people who fail and bounce back. Yeah. Right? But for that, you need money. And you need money coming out of internal accruals. Investor money is only going to make you a slave. Right? Because at the end of the day, every investor thinks that he knows the world. Just because he's given you a little bit of money. Okay? Now that is not a great place to be in. A great place to be in is when you have enough internal accruals that you can tell everyone in the world, you know what? Leave me alone. I know what I'm doing. I'll build it. And I'm building it out of the money that I'm making. Right? So I know founders who have built great companies with this kind of an attitude because they were lucky they didn't have investors. What do you feel कि ऐसा क्या different है कनाडा के कस्टमर्स में और इंडियन कस्टमर्स में या यूके के कस्टमर्स में? Like how are हम इंडियन कस्टमर्स वेस्टर्न कस्टमर्स से डिफरेंट कैसे हैं? एक stark difference ये है कि the customer in the West, let's say West versus East, right? The customer in the West is willing to pay for service, for quality. Okay, and he understands the difference between a low quality service or a low quality product and a high quality product or a high quality service, and he's willing to pay for it. He's willing to pay for saving his time. The average Indian consumer wants everything on par with the rest of the world, but when it comes to paying, we are still not, very willing. वहाँ पे थोड़ा सा गैप है और वो ना बहुत सारे स्टार्टअप्स को हर्ट कर रहा है. राइट, इसीलिए स्टार्टअप फाउंडर्स को और बहुत सारे बड़े कंपनीज को दे हैव टू फिगर आउट न्यू वेज टू मोनेटाइज. राइट, तो दैट इज वन बिग डिफरेंस दैट आई हैव सीन इन द यूजर्स. When it comes to teams and management, the big difference is वहाँ पे they value their work-life balance, right? They have a life. यहाँ पे so work is life. Lesser said, the better कि काम करने के टाइम पे बहुत लोग टाइम पास हो रहा है. हाँ. और फिर कैचअप हो रहा है, फिर रात को देर है काम हो रहा है. वो थोड़ा सा अभी भी गैप है, and that has to. And I don't think that's going to change because it's again, like I said, DNA है ना. It's our DNA. It's just in our DNA. वो धीरे धीरे change होगा नहीं होगा? It's a $1 billion question. Okay. Yeah. Tell me about, we're talking about giving back and impact, and you said the next thing which you're doing with Zoozle is a form of giving back and is something by which you're trying to create an impact in the country. What is that? What is Zoozle? Right. Zoozle, first of all, the name, a lot of people tell me is very intriguing. It's a straight copy from Google. Okay. So I am a big fan of what Google has built. So we've just taken that name and then changed the 2 G's to the 2 Z's. So it's ZOZLE. Okay. And I'm not ashamed about it. I'm very happy that I could get something so close to Google, right? So will we ever become as big as Google? I don't know. I don't do anything with a result in mind. Okay. So I'll tell you what started. There are 2 things about Zoozle that made me think. I was looking at the whole e-commerce industry. Currently, my portfolio of companies range between fintech, gaming, hyperlocal, quick commerce, food, medtech, media, so on and so forth. Some of them are not even public. For example, there's a radio station that we are doing around the world, 196 countries. So when I was thinking about various industries, Raj, मेरे को एक चीज़ दिखाई दिया कि ये जो e-commerce industry है ना, ये sustainable नहीं है. ये Amazon के लिए सस्टेनेबल है, राइट? क्योंकि उनका AWS से पैसा बन रहा है, वो इधर जा रहा है, राइट? आप बाकी सबको देखो, एवरीबडी इज लॉस्ट मनी. And when we are talking about lost money, we are not talking about a few $1 million, right? Cumulatively, a few $1 billion have been lost, right? Why is an industry losing that kind of money, right? For change of habit. So all these companies have come to change the habit of the average Indian consumer कि यार ऑफलाइन क्यों खरीद रहे हो, ऑनलाइन खरीद लो. हो गया, सस्ता मिलता है ऑनलाइन, which is a myth. सस्ता नहीं मिलता है, वो मिलता उसी दाम पे है, लेकिन किसी को सस्ता बेचना पड़ता है. Somebody is losing money, right? And then to build trust,
अनरीजनेबल नो रिटर्न्स पॉलिसी, मतलब कुछ नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न्स, राइट? आपको जो रिटर्न करना है खरीदो, रिटर्न करो. आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय स्टाफ इन द ऑफिस, तो वो एक लड़की से मैंने पूछा तुम रिटर्न करती हो क्या? तो बोलती है सर मेरे को अगर टॉप खरीदना होता है ना तो मैं 3 ऑर्डर करती हूँ, स्मॉल मीडियम लार्ज. मैं तीनों ट्राई करती हूँ घर पे, एक रखती हूँ, 2 वापस कर दूँ, राइट? आई आस्क्ड हर कि तुम्हें पता है कि लॉजिस्टिक्स में कितना नुकसान होता है सेलर का या फिर ई कॉमर्स कंपनी का. हर एटीट्यूड वाज आई डोंट केयर. एंड शी सेड एग्जैक्टली सर आई डोंट केयर. And a lot of people to wear it in a party, hide the tag and then return it back, right? ये कब तक सस्टेनेबल है आप सोचो. ये और ये किसके लिए नुकसान है? जिन कंपनीज के पास आज बिलियंस ऑफ डॉलर से बर्न करने के लिए, उनके लिए तो नुकसान है ही, लेकिन ये हमारे इकोनॉमी के लिए हर्टफुल है. इट्स हर्टिंग इंडियन इकोनॉमी. इट इज़ हर्टिंग in so many ways that you will realize the impact of this maybe 5 years from now, right? So I was thinking about it कि इसका क्या किया जा सकता है. Then it struck me कि यार जो भी कंपनी ऐसे पैसे बर्न कर रही है, it's not going to burn forever, right? कहीं तो ये sanity आएगा इस बिजनेस में, right? जब वो बोलने लगेंगे कि यार COD नहीं देंगे, आपको रिटर्न करना है, अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो रिटर्न करो, ऐसे ही रिटर्न नहीं करना है. तो when I started thinking, I said, okay, fine, ये एक opportunity है. This trend is changing quickly now, okay? Even if you look at Swiggy, Zomato, they've changed many of their policies. If you look at a large e-commerce players, they've changed their policies and stuff like that. So that's when I thought, why not build something which is like an e-commerce enabler? Okay, so Zoozle is an e-commerce enabler. हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी sellers हैं India के, they can come and list their products to sell on Zoozle, right? What we do on the other side is very beautiful, okay? हम लोग on the other side, we are building a micro distributor network of 2 million people, okay? What are these micro distributors? Meesho also did it. It called reseller, right? Something similar. Yeah. But हम क्या करते हैं, we do it with a lot of credibility. For example, you are Raj Shamani. In exactly 3 minutes from now, Raj Shamani can have a full-fledged e-commerce business called rajshamani.zoozle.in. Okay, and you will have thousands and thousands of products to sell to your network and earn money out of it. Okay, you don't need to have products to sell. You don't need technology. We'll give you that. You don't even need to worry about accounting and payment gateway. You don't need to worry about logistics. All you need to do is probably tell your friend कि hey, rajshamani.zoozle.in पे जा, तेरे को सब अच्छे अच्छे products मिल रहे हैं, वहाँ से खरीद, and अच्छा लगे तो खरीदना, right? There we sell extremely high quality products. So we are not selling cheap products. We are selling high quality products because India, again, in my opinion, is changing. We are becoming quality conscious slowly, right? And we're willing to pay for that quality. Yeah. So we do that in Zoozle. So on the one hand, we give sellers an opportunity to list their products and sell through these 2 million, micro distributors. But why the micro distributors, I'll tell you in a minute. But what is the difference between us? We don't do COD. We say, if you are sure of what you want to buy, you buy from us. If not, don't buy. It's okay, you go somewhere else. If you want to return a product, you can return it only if it is damaged or you've got a wrong product. And I need proof. I need an unboxing video. Right? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यू नो इट एंड आई नो इट, कि लोगों के पास आया एक प्रोडक्ट, उसको निकाल के रख लिया, दूसरा प्रोडक्ट डाल के, किसी ने आईफोन निकाल के सोप का डाल के वापस बेच दिया. इट इज़ चीटिंग. क्यों कर रहे हो? किसी का तो नुकसान हो रहा है, right? So to avoid all this, we have these policies. The best thing about Zoozle is we have a program where you pay 99 rupees a month, just 99 rupees a month, and that is our costliest program. Okay? And these 2 million people is what I want. We've just launched it, about 3 or 4 days back. Sweet. And we are hoping by the end of this year, we'll have at least about 1 million or more. एंड हम इनवाइट करते हैं कि जिसको करना है बन जाइए Zoozle एंटरप्रेन्योर.
अपना e-commerce बनाइए, and this is democratization of e-commerce in my opinion. Very interesting. Right? So ये है Zoozle और उसका story. I wish you all the luck for Zoozle Entrepreneur Network, and this is something crazy because this is not only just creating wealth for yourself but creating wealth for thousands of people and just democratizing e-commerce at its true core. So 10% of whatever I make is mine. 90% of everything that I make will go back to the ecosystem. It's not for me. I don't need it. I don't think I can spend. I'm a very simple person, right? I've been there, done that. Jitna karna tha. My, now I want to, all the monies that I make, I want to make sure that it's used for the development of the startup ecosystem. That's amazing, and this is the right place for giving back to the startup ecosystem. Thank you so much. It was a pleasure having a conversation with you. I really enjoyed. I hope you enjoyed too. Oh, it's been amazing, Raj. I was always looking forward. I'm a big fan of yours. Wow. I'm glad to hear that. Thank you so much. Thank you so much for watching this episode till the end. Please हमें comments में बताओ कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा. अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट में बताने के साथ साथ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एटलीस्ट एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको ये कॉन्वर्जेशन हेल्प कर सकती है, क्योंकि यू नेवर नो, वन कॉन्वर्जेशन कैन स्पार्क अ न्यू आइडिया एंड दैट कैन चेंज समवन्स लाइफ फॉरएवर. Until the next episode, keep figuring out.